जैसा कि आज हमारा विषय है हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर के या हिंदी साहित्य के इतिहास पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो हमारा आज का विषय है। आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल को लेकर के, क्योंकि हिंदी साहित्य का तो जो आदिकाल है वो कई कारणों से महत्वपूर्ण ठहरता है। और हिंदी को लेकर के, क्योंकि अभी से पहले जो हमने बात की हिंदी को लेकर के कि उसकी जो पूर्व पीठिका थी वो क्या रही और कैसे उसके ऊपर हमने चर्चा की। अब हम बात करते हैं हिंदी के साहित्य को लेकर के, यानी कि हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य के प्रारंभ से लेकर यानी कि अब तक के विकास की जो विभिन्न प्रवृत्तियां, रचनाओं, कृतिकारों और उनकी विशेषताओं की जानकारी बहुत आवश्यक ठहरती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिना हिंदी साहित्य के इतिहास को जाने हम हिंदी के भविष्य के ऊपर बात नहीं कर सकते, या फिर हिंदी को लेकर के जो भी हम चर्चा करने जाते हैं हम उसके ऊपर बिना पूर्व जानकारी के, पूर्व ज्ञान के हम चर्चा नहीं कर सकते। तो उसी को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के। हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं तो इस पाठ्यक्रम में हिंदी कविता प्रत्येक काल की प्रमुख धाराओं और हिंदी गद्य विधाओं का विकास, जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध निर्धारित किए गए। इसी उद्देश्य से इस पाठ के द्वारा आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में संक्षिप्त जानकारी हम देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें से बहुत जैसे आदिकालीन काव्य है या आदिकालीन काव्य धाराएं हैं, भक्तिकालीन काव्य धारा है जिसके अंतर्गत हम ज्ञानश्री काव्य धारा, प्रेमाश्री काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा और कृष्ण भक्ति काव्य धारा आदि को लेकर के हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत जब हम बात करते हैं। वहीं मध्यकाल के उत्तर मध्यकाल की जब हम बात करते हैं उसमें रीतिकालीन काव्य धाराएं, और उसके पश्चात आधुनिक कालीन काव्य धाराओं पर हम समग्र रूप से चर्चा की जा सकती है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसका परिचय हम निम्न बिंदुओं के आधार पर हम कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन है, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन करते हैं, यानी हर एक खंड को, चाहे आदिकाल है, मध्यकाल के दोनों खंड, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, यानी कि भक्ति काल और उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत रीतिकाल की जब हम बात करते हैं, उसके पश्चात और आधुनिक काल, और आधुनिक काल के अंतर्गत अन्य बहुत से कालखंड, जैसे भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावाद और अन्य प्रयोगवाद और प्रगतिवाद आदि कालखंडों की हम बात करेंगे। उससे पहले निम्न बिंदुओं को लेकर के, यानी कि उसके जो शुरुआती हम परिचय है उस पर बात करने जा रहे हैं, और परिचय के अंतर्गत इतिहास का काल विभाजन महत्वपूर्ण ठहरता है। काल विभाजन या भिन्न भिन्न युगों के भिन्न भिन्न नामों की सार्थकता क्या है, उस किसी विशेष युग में खास ढंग की ही रचनाएं प्राय मिलती हैं। जाहिर सी बात है कि जैसे आदिकालीन जो साहित्य है वहाँ पर आदिकाल को लेकर के, यानी शुरुआती दौर को लेकर के जो बात की जाती है वो चर्चा वहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, उसी प्रकार खास प्रकार की प्रवृत्तियों की प्रमुखता होती है। अंत इन्हीं के आधार पर उस युग का नाम रखा जाता है। जैसे साहित्य में सदा एक जैसी प्रवृत्तियां नहीं रहती, परिस्थितियों के अनुसार साहित्य की प्रवृत्तियां भी बदलती रहती हैं। अतः साहित्य के इतिहास का अध्ययन प्रत्येक समय की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करके देखा जा सकता है। हम बात कर सकते हैं कि जब आदिकाल की हम बात करते हैं तो आदिकाल से पहले, बल्कि हम हिंदी साहित्य के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के इतिहास में भी हम उस खंड को लेकर के बात करते हैं कि वहाँ की
हिंदी साहित्य का इतिहास की शुरुआत यानी साहित्य के इतिहास की जब हम बात करते हैं, आखिर कैसे रही हो। सर्वप्रथम जो सर्वप्रथम जो कालखंड है या सर्वप्रथम जो इतिहास लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया वो किसने लिखा, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर के हम कुछ बात करते हैं। जैसे हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को हम सबसे प्रामाणिक और व्यवस्थित रूप से मान सकते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा, जिसके बाद के में स्वतंत्र या पुस्तक के रूप में यह प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल ने गहन शोध और चिंतन के बाद हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास पर दृष्टि डाली। इतिहास लेखन में जब हम इतिहास लेखन की बात करते हैं, इतिहास की शुरुआत करते हैं, तो इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल एक ऐसी क्रमिक पद्धति का अनुसरण करते हैं जो अपना मार्ग स्वयं प्रशस्त करती चलती है। विवेचन में तर्क का क्रमबद्ध विकास ऐसे ही है कि तर्क का एक एक चरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ मिलता है, एक दूसरे में से थोड़ा निकल के चलता है, क्योंकि काल जो है एक समय पर उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, उसका कुछ ना कुछ छुटपुट रूप में दूसरे काल खंड में या दूसरे समय में वो परिवर्तन रूप में पहुंच ही जाता है। सही है। लेखक को अपने तर्क पर इतना गहन विश्वास है कि आवेश की उसने उपेक्षा नहीं की। यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इतिहास लेखन किया। आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इसी प्रकार तथ्याश्रित और तर्क सम्मत रूप में चलता है। अपनी आरंभिक उत्पत्ति में आचार्य शुक्ल ने बताया कि साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है और इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को देखते परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य देखने में आचार्य शुक्ल का इतिहास और आलोचना कर्म निहित मिलता है। इस इतिहास की एक बड़ी विशेषता है कि आधुनिक काल के संदर्भ में पहुंचकर शुक्ल जी ने यूरोपीय साहित्य का एक विस्तृत यद्यपि सांकेतिक ही परिदृश्य खड़ा कर दिया। इससे उनके ऐतिहासिक विवेचन में स्रोत, संपर्क और प्रभावों की समझ स्पष्ट होती है। सही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं साहित्य इतिहास परंपरा की। आचार्य शुक्ल द्वारा जो लिखी गई शब्द सागर की भूमिका है, उससे पहले भी जो साहित्य इतिहास नुमा जो पुस्तकें लिखी गई उसमें बहुत सी चीज़ें हमें मिलती हैं। और सबसे पहले जो इतिहास लिखा गया वो गारसा तासी जो फ्रेंच विद्वान है, उन्होंने इस्तवारदा ललित ऋतु इंदु हिंदुस्तानी नामक एक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश की। उसके बाद शिव सेंगर ने शिव सिंह सरोज नामक हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की कोशिश। वहीं जॉर्ज ग्रियर्सन है, उन्होंने द मॉडर्न लिटरेचर वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिख करके हिंदी साहित्य का जो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं उसकी ऐसी रूपरेखा तैयार की जो कहीं ना कहीं सटीक ठहरती। इस क्षेत्र में कुछ प्रयास इन्होंने किए। उससे पहले नागरी प्रचारणी, उसके पश्चात नागरी प्रचारणी सभा ने 1900 से 1913 ईस्वी तक पुस्तकों की खोज का कार्य व्यापक पैमाने पर किया था। इस कार्य से अनेक ज्ञात अज्ञात रचनाओं और रचनाकारों का पता हमें चलता रहता है। इस सामग्री का उपयोग मिश्र बंधुओं विनोद लिख करके तैयार किया। वहीं रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण देने में शुक्ल जी ने मिश्र बंधु
विनोद का भरपूर उपयोग किया है। एक तरह से अगर देखा जाए तो शुक्ल जी के साहित्य इतिहास लेखन से पूर्व दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत मौजूद थे। एक तो खुद शुक्ल जी द्वारा तैयार की गई नोट और भूमिका, तथा दूसरे अन्य विद्वानों द्वारा लिखी गई पुस्तकें। इन सब की मदद से आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो शब्द सागर की भूमिका के 6 महीने बाद यानी कि 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। आगे चलकर हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक जो हमें भाषा शिक्षक यानी डॉक्टर सुरेश कुमार मिश्रा रेड्डी आंध्र प्रदेश के द्वारा उनके नेतृत्व में संपन्न की गई एक पुस्तक हमें प्रस्तुत की गई। हिंदी साहित्य का इतिहास संशोधित और परिवर्धित संस्करण सन 1940 में निकला और यह संस्करण प्रथम संस्करण से बहुत कहीं ना कहीं भिन्न देखा जाता है और इसी प्रकार हम इसकी आलोचनात्मक जो रूप है देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आदिकाल की। इस ग्रंथ में आदिकाल यानी वीरगाथा काल, अपभ्रंश काल, आदिकाल की हिंदी साहित्य के प्रारंभ से लेकर अब तक के काल की विभिन्न प्रवृत्तियों, रचनाओं, कृतिकारों और उनकी विशेषताओं की जानकारी आवश्यक है। आपके पाठ्यक्रम में हिंदी कविता प्रत्येक काल की प्रमुख धाराएं और हिंदी गद्य विधाओं का विकास जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध निर्धारित किए गए हैं। इसी उद्देश्य से इस पाठ के द्वारा आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। साहित्य में सदा एक जैसी प्रवृत्तियां नहीं रहती। परिस्थितियों के अनुसार साहित्य की प्रवृत्तियां भी बदलती रहती हैं। अतः साहित्य के इतिहास का अध्ययन प्रत्येक समय की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करके किया जाता है और इसी को काल विभाजन कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम प्रमाणिक और व्यवस्थित इतिहास प्रस्तुत करने का जो श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। जैसे नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, नंबर 1 वीरगाथा काल। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा से अभिहित किया, जिसका समय सीमा इन्होंने जो ठहराई वो ठहराई संवत 1050 से 1375, यानी कि जब ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी, 1398 ईस्वी से 993 ईस्वी से 1398 ईस्वी की हम बात करते हैं वीरगाथा काल के रूप में, जो आज आदिकाल के रूप में हम शीर्षक के रूप में पढ़ रहे हैं। उसके पश्चात जो दूसरा कालखंड इन्होंने किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो क्या मध्यकाल का पूर्व मध्यकाल के रूप में, जिसके अंतर्गत भक्ति काल को इन्होंने रखा, जिसका जो संवत है 1375 ईस्वी से 1700 विक्रमी तक हम मानकर चल सकते हैं। या फिर ईस्वी की जब हम बात करें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी के मध्य जो समय ठहरता है वो पूर्व मध्यकाल के अंतर्गत यानी भक्ति काल के अंतर्गत मान करके इन्होंने देखा है। वहीं आधुनिक काल उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत इन्होंने रीतिकाल यानी कि संवत 1700 से लेकर 1900 विक्रमी तक या फिर 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के मध्य का जो समय सीमा ठहरती है, कालखंड ठहरता है, वो उत्तर मध्यकाल यानी कि रीतिकाल के अंतर्गत लिया जा सकता है। उसके पश्चात जो कालखंड इन्होंने रखा यानी कि 1900 से और अब तक आज तक का जो कालखंड ठहरता है यानी कि 1843 ईस्वी से अब तक, वो ठहरता है आधुनिक काल के रूप में यानी कि गद्य काल के रूप में इन्होंने उसकी संज्ञा दी। आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल भी कहा।
वह इसलिए कि विधा की दृष्टि से उसमें गद्य की प्रमुखता बहुत अधिक है। इस प्रकार का विभाजन इन कालों की रचनाओं के विशेष बहुप्रचलित प्रवृत्ति के अनुसार ही किया गया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि किसी काल के अन्य प्रकार की रचनाएं नहीं होती थी। उदाहरण के लिए भक्ति काल अथवा रीति काल में भक्ति और रीति संबंधी रचनाओं के अतिरिक्त वीर रस से भी अनेक काव्य प्राप्त होते हैं, जिसमें वीर गाथा काल अथवा आदिकाल की रचनाओं की ही भांति वीरों का गायन किया गया है। अतएव इस प्रकार के काल विभाजन में किसी एक प्रवृत्ति के प्राधान्य को ही आधार माना गया है तथा अन्य प्रकार की रचनाओं को गौण स्थान दिया गया है। अब हम बात करते हैं नामकरण की। जब हम साहित्य को लेकर के बात करते हैं तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत काल विभाजन के पश्चात हम नामकरण की बात करते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया, किस नाम की उन्होंने संज्ञा दी। तो नामकरण के ऊपर बात करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के नामकरण के संबंध में विविध दृष्टिगोचर होते हैं। किसी साहित्यिक युग का नामकरण उनकी प्रमुख प्रवृत्तियों के आधार पर किया जाता है या प्रमुख व्यक्तियों के आधार पर किया जाता है, उनके व्यवहार के आधार पर किया जाता है। बहुत सारे कालखंड के नाम हम इन आधारों पर लेकर के चलते हैं। इस संबंध में विचार करने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन तथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि विद्वानों को हम प्रमुख मान करके चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का नामकरण वीर गाथा काल किया था और शुक्ल जी ने निम्नलिखित 12 रचनाओं को आधार मानकर इस काल का नामकरण वीर गाथा काल रखना उचित समझा। जो 12 रचनाएं हैं वो निम्न प्रकार हैं, लेकिन उन्हीं के आधार पर, यानी कि जो उसमें गद्य साहित्य उनको देखने को मिला, उसी के आधार पर इन्होंने इस कालखंड का नाम वीर गाथा काल या गद्य काल इन्होंने कहा। चलिए जो रचनाएं हैं उनकी बात कर ली जाए। नंबर 1 विजयपाल रासो, नंबर 2 हमीर रासो, नंबर 3 कीर्ति लता, नंबर 4 कीर्ति पताका, नंबर 5 हुमान रासो, नंबर 6 बीसल देव रासो, नंबर 7 पृथ्वीराज रासो, नंबर 8 जयचंद प्रकाश, नंबर 9 जय मैंग जस चंद्रिका और नंबर 10 परमाल रासो। वहीं अमीर खुसरो की पहेलियां और विद्यापति की जो पदावली हैं, ये 12 रचनाएं मान करके इन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी भक्ति साहित्य के आदिकाल यानी वीर गाथा काल को गद्य काल के रूप में प्रस्तुत किया। संबंध में उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा है कि इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से 3 विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां और बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक है। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है, यानी उसमें वीर रस की प्रधानता अधिक देखने को मिलती है इन 3 रचनाओं को छोड़कर अन्य रचनाओं को। तो इन्हीं के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड का नाम वीर गाथा काल रखा। शुक्ल जी द्वारा गिनाई गई इन रचनाओं में से अधिकांश अप्रमाणिक एवं नोटिस मात्र हैं। इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा जिन ग्रंथों के आधार पर आदिकाल का नामकरण वीर गाथा काल किया गया, वह आधार विलुप्त प्रतीत होता है। इनके अतिरिक्त शुक्ल जी ने तत्कालीन धार्मिक साहित्य को उपदेश प्रधान मानकर उसे साहित्य की कोटि में भी नहीं रखा। इन नई खोजों से जो ग्रंथ उपलब्ध हुए, उनकी भी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस प्रकार वीर गाथा काल नाम अब मान्य नहीं रहा। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करते हैं। अभी हमने रामचंद्र शुक्ल की बात करी, अब हम बात करते हैं आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास की जो काल
कालावधि है, काल समय है, कालखंड है, उसको संवत 1750 ईस्वी से 1375 तक मानकर इसके दो भाग किए। पहला संधि काल जो 750 से लेकर 1000 विक्रमी तक इन्होंने मानकर चलाया। दूसरा चारण काल 1000 से लेकर 1375 इन्होंने संधि काल में मानकर के चलाया। उन्होंने संधि काल में जैन, सिद्ध तथा नाथ साहित्य को तथा चारण काल में वीरगाथात्मक रचनाओं को समाविष्ट किया है। संधि काल दो भाषाओं एवं दो धर्मों का संधि युग है, जो विस्तृत वस्तुतः अपभ्रंश साहित्य का ही रूप माना जा सकता है। वहीं चारण काल में, जो चारण काल नाम है, वीरगाथा काल की भांति ही सदोष है, क्योंकि इस रूप में भीतर गिनाई गई चारणों की रचनाएं अप्रमाणिक एवं प्रवर्ती है। कुछ आलोचकों का यह कहना है कि वीरगाथा काव्यों में रचयिता चारण न होकर भाट थे। इनके साथ ही चारण काल नाम से उस युग के काव्य की भावनाओं या शैली संबंधी विशेषताओं का भी संकेत नहीं मिलता। डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा आदिकाल को दिए गए नाम को साहित्य जगत में अधिक स्वीकृति नहीं मिली। वर्मा जी को, यानी रामकुमार वर्मा जी को इस बात का श्रेय अवश्य है कि उन्होंने इस युग की बहुत सी अज्ञात और अल्प ज्ञान सामग्री का भी ऐतिहासिक विवेचन किया है। तो इस आधार पर आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने संधि काल और चारण काल के रूप में प्रस्तुत किया। अब बात करते हैं हम राहुल सांस्कृत्यायन की। राहुल सांस्कृत्यायन ने अपभ्रंश तथा हिंदी के इस युग की सिद्ध सामंत युग, इस युग को सिद्ध सामंत युग कहा है। प्रस्तुत नामकरण बहुत दूर तक तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है। इस काल में सिद्धों के साहित्य की प्रधानता है तथा सामंत शब्द जो चारण कवियों की एक स्तुतिकरण रचनाओं के प्रेरणा स्रोत की ओर संकेत करता है, और यह नाम भी अधिक प्रचलित नहीं हो सका। साथ ही इस नाम से जैन साहित्य तथा लौकिक साहित्य का बोध नहीं होता है। ठीक है, यानी कि हमें इस साहित्य में इनका बोध नहीं होता है। राहुल संस्कृति भी अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी को एक ही मानते हैं और साथ ही युग की रचनाओं को मराठी, उड़िया, बंगला आदि की नीति भी स्वीकारते हैं। इस प्रकार सिद्ध सामंत युग नाम की तत्कालीन साहित्य की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने में स्पष्ट समर्थ नहीं हो पाए। ये राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा जो नाम दिया गया इन्होंने सिद्ध सामंत युग, वह भी आदिकाल के लिए नामकरण पर हमें तर्क सम्मत नहीं लगता। चलिए बात करते हैं अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इस प्रारंभिक काल को आदिकाल कहना उपयुक्त समझा है। उनका यह नामकरण भी सर्वथा दोष रहित नहीं है। वस्तुतः आदिकाल नाम भी भ्रामक धारणा उत्पन्न करता है। इस नाम से यह लगता है कि यह काल स्वतंत्रता रूप से विकसित होने वाले पूर्ववर्ती परंपराओं और काव्य रूढ़ियों से मुक्त एक सर्वथा नवीन साहित्य काल का है। किंतु पूर्ववर्ती अपभ्रंश साहित्य से प्रभावित होने के कारण हम हिंदी के प्रारंभिक साहित्य को पूर्णतया स्वतंत्र तथा नूतन साहित्य नहीं कह सकते। साहित्य की दृष्टि से यह अपभ्रंश काल का ही विकसित रूप मान लिया जा सकता है। साहित्य के किसी काल का नामकरण इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों तथा प्रतिपाद विषय के आधार पर अधिक वैज्ञानिक और प्रमाणिक माना जाता है। आचार्य द्विवेदी जी का आदिकाल नामकरण तत्कालीन साहित्य प्रवृत्ति की ओर आकृष्ट करने में असमर्थ प्रतीत होता है, परंतु हिंदी साहित्य का प्रारंभिक होने का सूचक यह नाम आदिकाल पर्याप्त प्रचलित हो चुका है। इसलिए अब प्राय इस युग को आदिकाल नाम से ही संबोधित
किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आदिकाल की परिस्थितियों पर। तो नामकरण को लेकर के कुछ भ्रांतियां थी, कुछ अपवाद थे और कुछ स्पष्ट रचनाओं के आधार पर जो यानी कि जो प्रमाणिक अप्रमाणिक रचनाएं हैं उनके आधार पर हम मान करके चलते हैं कि जो भी नामकरण किए गए वो कहीं ना कहीं अधूरे रह गए और उसमें कहीं ना कहीं भ्रांति पैदा होती थी। लेकिन फिर भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के आदिकाल को ही समर्थन दिया गया और आज हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को आदिकाल के रूप में संबोधित किया गया है और उसको उसी रूप में देखा जाता है। चलिए बात करते हैं अब आदिकाल की परिस्थितियां क्या थी, जिसके अंतर्गत हम राजनीतिक परिस्थिति की बात करेंगे। उत्तर भारत में हर्षवर्धन का विशाल साम्राज्य उनकी मृत्यु 647 या 48 ईस्वी के बाद विघटित हो गया था। राजपूतों का अभ्युदय हुआ और अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए जो निरंतर युद्ध या संघर्ष में अपनी शक्ति क्षीण करते रहे। यानी कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ में युद्ध करते रहे और उसी में वो क्षीण होते रहे और कहीं ना कहीं उनकी जो शक्ति थी वो अब बटने लगी, वो कहीं ना कहीं अलग एक दूसरे से अलग होकर के रहने लगे, जिसका फायदा बहुत सी शक्तियों ने उठाया, जब आगे हम बात करेंगे। राजपूतों का अभ्युदय हुआ और अनेक छोटे छोटे राज्य स्थापित हो गए और जो निरंतर युद्ध या संघर्ष में अपनी शक्ति क्षीण करते रहे। 1200 ईस्वी तक राजनीति का केंद्र कान्यकुब्ज प्रदेश रहा। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। 1193 ईस्वी में पृथ्वीराज की पराजय के बाद आक्रांताओं के लिए भारत का द्वार खुल गया। यानी विदेशी शक्तियों के लिए भारत का द्वार अब पूर्णतः खुल गया था। वो स्वतंत्र थे यहाँ आने के लिए, कब्जा करने के लिए, उस भारत को अपने अधीन बनाने के लिए। तो उसको ये सब शक्तियां कहाँ से प्राप्त हुई? क्योंकि यहाँ भारत के जो जितने भी राजा रजवाड़े या अन्य राजनेता थे, राजपूत थे, अब वो कहीं ना कहीं अपने अपने राज्य के अंतर्गत सीमित हो गए और कहीं छोटे से क्षेत्र को अपना एक राज्य मानने लगे और इसी के चलते हर कोई क्षीण हो गया और जो विदेशी शक्ति थी एक एक करके उन राज्यों पर कब्जा करने लगी, क्योंकि उनकी शक्ति उन राज्यों से कहीं ज्यादा थी। 1193 ईस्वी में पृथ्वीराज की शक्तियां थी, उन्होंने भारत पर आक्रमण कर लिया, आक्रमण करके उसको पराधीन बना दिया भारत। 1206 में या 1194 ईस्वी में कन्नौज का केंद्र टूट गया और 1206 ईस्वी तक बंगाल सहित एक नए विदेशी शासन की स्थापना हो गई। पृथ्वीराज की पराजय के बाद गुजरात के स्वाधीन जैन अजैन राजाओं ने तब तक साहित्य और संस्कृति को संरक्षण दिया जब तक 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के कारण स्वयं गुजरात पराधीन नहीं हो गया और गुजरात का यह संरक्षण केंद्र कुमारपाल, जो उनका समय ठहरता है 1145 से और 1171 के बीच में, कुमारपाल का के समय से ही प्रारंभ हो गया। और जैनाचार्य जो हेमचंद्र थे, उनका प्रभाव और उनकी कृतियों का तथ्य इसी के रूप में साक्ष्य रूप में हम कह सकते हैं कि उसके अंदर जितनी भी हेमचंद्र की जो रचनाएं हैं, जैनाचार्य जो हेमचंद्र है, उनकी रचनाओं के अंतर्गत इन सब बिंदुओं को देखा परखा जा सकता है। चलिए बात करते हैं इससे आगे। दास, खिलजी और तुगलक वंश के पठानों का समस्त शासनकाल यानी 1206 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक मंदिरों, पुस्तकालयों और संस्कृति के केंद्रों के नष्ट किए जाने का काल बना रहा। उत्तर भारत में संघर्ष और सुरक्षा के इस काल की साहित्यिक कृतियों की अनुपलब्धि अधिक आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उस समय जो विदेशी शक्तियां थी, उन शक्तियों ने कहीं ना कहीं आकर के भारत के
जितने भी मंदिर, जितने भी पुस्तकालय या जितने भी साहित्यिक कृतियाँ थी, इनको नष्ट भ्रष्ट करना शुरू कर दिया, ताकि यहाँ की जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं शुद्ध किया जाए, उसको कहीं ना कहीं लुप्त कर दिया जाए। चलिए बात करते हैं अब आदिकाल के धार्मिक पक्ष पर या धार्मिक परिस्थिति पर। धार्मिक परिस्थिति की दृष्टि से विचार किया जाए तो मुसलमानों के प्रवेश से पूर्व हिंदी प्रदेश में बौद्ध और हिंदी विचारधारा में संघर्ष चल रहा था। काशी हिंदुओं का और नालंदा बौद्धों का मुख्य केंद्र था, जो काशी था। हिंदी प्रदेश के पूर्वी भाग से सिद्ध साहित्य मिलता है। शंकराचार्य के समय से ही बौद्ध प्रभाव समाप्त होने लगा था और 10वीं शती के बाद बौद्ध धर्म ही हीनयान विचारधारा वज्रयान की गुह्य साधना की ओर झुक चुका, यानी हीनयान की प्रधानता यहाँ पर देखने को मिल जाती है। जैन विचारधारा हिंदू परंपरा से संघर्ष देखने को नहीं मिलता, जैसा हिंदू और बौद्ध विचारधाराओं का हुआ था। फिर भी गुजरात में राजनीतिक प्रभाव विस्तार के लिए इनमें संघर्ष तब तक होता रहा जब तक मुसलमानों ने दोनों को पराजित नहीं कर दिया, यानी कि जैनों और बौद्धों को पराजित कर दिया गया मुस्लिम साम्राज्य के द्वारा, मुस्लिम शासकों के द्वारा। हिंदुओं में भी शैव, शाक्त और वैष्णव ने संघर्ष होते रहे। राजपूतों द्वारा शैव और शाक्त मतों को अधिक प्रश्रय मिला। वैष्णवाचार्य का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर उन्मुख होता रहा। जैसे निम्बार्काचार्य, उन्होंने 12वीं शती के बारे में बात करा। 12वीं शती में निम्बार्काचार्य की बात आती है और मध्य में 1237 ईस्वी में, तथा रामानंद की जब हम बात करते हैं, यानी कि मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य की हम 12वीं शती में बात करते हैं, मध्वाचार्य की हम 1237 में बात करते हैं, और रामानंद जो हैं उनका समय सीमा जो ठहरती है वो 1299 से 1411वें ईस्वी का प्रभाव वैष्णव भक्ति पर पूर्णतः देखा जा सकता है। पौराणिक धर्म और अवतारवाद की धारणाओं ने इस समय हिंदू विचारधाराओं को पर्याप्त प्रभावित किया। मुस्लिम आक्रांताओं के साथ सूफी साधक और फकीर भी आए। कश्मीर और अवध के प्रदेशों में इसके केंद्र स्थापित होने का काल भी यही है। तो कह सकते हैं कि जो आदिकालीन धार्मिक परिस्थिति है उसमें मुस्लिम साम्राज्य के स्थापित होने के साथ साथ वहाँ का जो धार्मिक पक्ष था वह भी कहीं ना कहीं भारत में बिल्कुल वैसे ही प्रभाव डाल रहा था जैसे अन्य संस्कृति पर डालता। और उस समय जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत तो धार्मिक पक्ष को लेकर के बात हो रही थी, उसमें निम्बार्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानंद आदि जो आचार्य थे, इन्होंने हिंदू संस्कृति की या हिंदू धर्म ग्रंथों के ऊपर चर्चा की। चलिए बात करते हैं अब सामाजिक पक्ष पर। राजनीतिक और धार्मिक विशृंखला एवं उथल पुथल के युग में सुसंगठित एवं व्यवस्थित समाज की आशा नहीं की जा सकती। 7वीं से 10वीं शती तक बाहर से आई हुई अनेक जातियों को हिंदू समाज आत्मसात करता रहा, अपनाता रहा। वर्ण व्यवस्था नामात्र भी रह गई। नई नई जातियों का उद्भव हुआ और हिंदू समाज के पुराने संगठन का ढांचा अब बदल गया। ब्राह्मण और क्षत्रियों के ही नहीं, वैष्णव और शूद्रों के भी भेद बन गए। ब्राह्मणों की अनेक जातियों के समान क्षत्रियों की भी अनेक जातियां हो गई। इस जाति भेद ने खान पान और वैवाहिक संबंधों में नई नई मान्यताओं का समावेश किया। छुआछूत को प्रश्रय मिला। राजपूत जाति पहली पंक्ति में गई। तांत्रिक, योगी, महायानी, बौद्ध और हिंदू समाज की निम्न जातियां सामूहिक रूप से मुसलमान बन गई। शासकीय धर्म की श्रेष्ठता, सामाजिक भ्रातृत्व भाव की जो भावना है और धर्म परिवर्तन के कारण इस श्री गणेश इसी समय से माना जाता है। इसी सामाजिक परिस्थिति ने
एक और नाथपंथियों और दूसरी ओर सूफियों को यह अवसर दिया कि वे इस्लाम और हिंदू धर्म के कुछ समन्वयात्मक तथ्यों को प्रभावशाली बनाकर अपने दृष्टिकोणों का प्रचार प्रसार कर सकें। जनमानस के व्यवहार के लिए शासक वर्ग प्रचलित जन भाषा का ही व्यवहार कर सकता था, जिसमें सिद्ध, जैन, नाथपंथी, सूफी और विविध वैष्णव संप्रदायों के लिए भी यह आवश्यक था कि वे जन सामान्य पर अपनी विचारधारा का प्रभाव डालने के लिए जनभाषा अपनाएं। आदिकाल के पूर्वार्ध की अपेक्षा उत्तरार्ध में उपलब्ध कृतियों पर अपभ्रंश का प्रभाव तीव्र गति से क्षीण होता गया। यानी कि जो आदिकालीन उत्तराधिकालीन जो रचनाएं हुई उसमें अब कहीं ना कहीं अपभ्रंश का हमें अपभ्रंश भाषा का हमें लोप मिलता है, क्योंकि अपभ्रंश भाषा को बोलने, समझने या लिखने पढ़ने के जो समाज था वो कहीं ना कहीं जो जनमानस था वो कहीं ना कहीं कम हो गया, पाठक वर्ग कम हो गया। चलिए बात करते हैं हम साहित्यिक प्रवृत्ति की, साहित्यिक परिस्थिति की। साहित्यिक प्रवृत्ति की दृष्टि से उत्तर भारत की समकालीन कृतियों की भाषा कोई भी हो, उसकी प्रवृत्तियों में पर्याप्त समानताएं मिलती है। थोड़े कालांतर के उत्तर और दक्षिण का साहित्य भी एक दूसरे को प्रभावित करता रहा। आदिकाल में संस्कृत साहित्य प्रचुर मात्रा में निर्मित हुआ। प्राचीन ग्रंथों पर टीकाएं भी खूब लिखी गई। संस्कृत साहित्य में चरित्र काव्य निर्माताओं में पद्मगुप्त यानी कि 1005 ईस्वी की जब हम बात करते हैं, वहीं बुलहन 1076 से 1126 की बात करेंगे। कलहण 1140 से 1151 ईस्वी में। जानक जो कवि हैं 1200 ईस्वी के आसपास। नाटकों के विविध प्रयोगकर्ताओं में कृष्ण मिश्र 1100 ईस्वी, जयदेव 1200 ईस्वी, वत्स्यराज 1163 ईस्वी, 1203 ईस्वी में जयसिंह सूरी 1223 ईस्वी। महाकवि श्री हर्ष का जो समय है वो 1169 ईस्वी से 1195 ईस्वी के आसपास माना गया। दूत या संदेश काव्य निर्माता धोई 1116 ईस्वी, गीत गोविंद का जयदेव 1116 ईस्वी। उच्च कोटि के विद्वान कवि और आचार्य भोज, उनका जो समय सीमा ठहरती है वो 1018 से 1063 ईस्वी आदि ने इसी युग में अपना साहित्य प्रस्तुत किया। शिलालेखों से हटकर गद्य पद मिश्रित चंपू काव्यों का आरंभ त्रिविक्रम यानी 915 ईस्वी तथा सोमदेव सूरी 959 ईस्वी किया गया। जैन कवि सोमदेव सूरी का चंपू काव्य यशस्ती चंपू या यशोधर चंपू संस्कृत में, इन्हीं के समकालिक और शांत रस की प्रमुखता। अच्छा, इन्हीं के समकालिक पुष्पदंत ने इसी कथानक पर अपभ्रंश में जसहर चरित्र लिखा। जैन चंपू काव्यों में वीर, श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता रही। जैन शिलालेखों में भी गद पद मिश्रित शैली के साथ साथ रूप होयसल नरेश बल्लाल के एक शिलालेख जो 1180 ईस्वी में अंकित आंचल देवी के रूप चित्रण के सामने रखकर समझा जा सकता है। वहीं आदिकालीन जो कवि हम मानते हैं विद्यापति को, उनकी कृति है कीर्तिलता और कीर्तिपता की अलंकृत पद और गद शैली यानी चंपू काव्य की प्रवृत्तियों से भी प्रभावित है। संस्कृत की गद और पद की शैली में इस युग की कृतियां अलंकरण की ओर अधिक उन्मुख रही। अपभ्रंश से आदिकालीन हिंदी साहित्य का सीधा संबंध रहा, किंतु
संस्कृत अपभ्रंश और पुरानी हिंदी की साहित्यिक प्रवृत्तियां परस्पर अलग देखी जाती हैं। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह का विचार है कि जयदेव ने अपना गीत गोविंद अपने पहले अपभ्रंश में लिखा और बाद में संस्कृत में उसे अनुदित किया। ज्योतिश्वर ठाकुर ने संस्कृत नाटकों में मैथिली गीतों का समावेश किया और विद्यापति की संस्कृत, अवहट तथा मैथिली तीनों भाषाओं में रचनाएं आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत हम देखने को मिल जाती है। चलिए बात करते हैं। आचार्य हजारे प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश साहित्य में 3 प्रकार के बंधों का उल्लेख किया है। पहला है दोहा बंध, दूसरा है पदड़िया बंध और तीसरा है गे पद बंध। यानी दोहा पदबंध के अंतर्गत निर्गुण प्रधान धार्मिक और उपदेश मूलक, श्रृंगार प्रधान नीति विषयक और रस विषयक यानी वीर रस प्रधान साहित्य देखने को मिलता है। पदड़िया बंध में अनेक चरित्र काव्य लिखे गए। गे पदबंध में कई प्रकार के पद होते थे, जिसमें रासक छंद अधिक लोकप्रिय था। बाद में रासक गे पदों का पर्याय बन गया। अपभ्रंश में महाकवि स्वयंभू ने स्वयंचरियों में अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग किया, जिनमें से अनेक छंद मध्यकाल में लोकप्रिय बन गए। बरवे और अति बरवे का प्रयोग भी स्वयंचरियों में देखने को मिलता है। उन्होंने ही पहले किया था। प्रवृत्ति और शैली दोनों ही दृष्टि से हिंदी ने अपभ्रंश से पर्याप्त उपहार प्राप्त किया। यानी कि कह सकते हैं हम कि अपभ्रंश भाषा के या अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत आदिकालीन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को कहीं ना कहीं अभिहित किया, उनको लेकर के कार्य किया, लेखन किया, जो प्रचुर मात्रा में कहीं ना कहीं हमें आदिकालीन साहित्य के अंतर्गत देखने को मिलता है। सही है। अब बात करते हैं हिंदी के आदिकालीन साहित्य की प्रमुख धाराएं कौन कौन सी। हिंदी साहित्य का आदिकाल अनेक प्रश्नों और संदेहों से भरा हुआ है। कई प्रश्न हैं, जैसे कि काल की अवधि कब मानी जाए, इस काल की रचनाओं में किन्हें गिना जाए, किन्हें नहीं गिना जाए, अपभ्रंश, अवहट और मैथिली राजाओं को हिंदी की रचनाओं में सम्मिलित किया जाए या नहीं किया जाए। इसी तरह कई विषयों में संदेह देखने को मिलता है। सर्वप्रमुख संदेह तो यही है कि इस काल की प्रमुख मानी जाने वाली रचनाएं प्रामाणिक हैं भी या नहीं। प्राय सभी रासो ग्रंथ जिनमें हम पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, परमाल रासो आदि को मान सकते हैं, में घटनाओं, ऐतिहासिक तथ्यों या उनकी जो तिथियां हैं, उसकी जो भाषा है आदि की दृष्टि से संदेह और असंगतियां हैं। रचनाओं की भिन्न भिन्न आकारों की कई प्रतियां मिलती हैं। कौन सी मूल प्रति लेखक की है, इस बात में संदेह है। उपर्युक्त प्रश्नों एवं संदेहों पर विद्वानों में मतैक्य नहीं है। जाहिर सी बात है कि उस समय जो साहित्य उपलब्ध होता है वो बहुत सारा किंवदंतियों के आधार पर लिखा गया है। यानी कि कहीं जन सामान्य के द्वारा कही गई जो बात है, उक्तियां हैं, उनके द्वारा इस साहित्य को प्रमाणिकता कहीं ना कहीं दे दी जाती है, अन्यथा उसको मूल रूप से प्रमाणिक मानने में बहुत ज़्यादा संदेह हम मान सकते हैं। और इसी के अंतर्गत इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें मिलता है कि यह कितना प्रमाणिक है और कितना अप्रमाणिक हम इन जो रचनाओं को मान सकते हैं। यदि हम रासो काव्य में पूर्व रचित अपभ्रंश या प्राकृत भाषा से हिंदी रचनाओं का समावेश भी इसी काल के अंतर्गत लिया जाएगा, तो इस काल का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी से मानना होगा। और यह वह समय था जब प्राकृत और अपभ्रंश भाषाएं लोक भाषा के बहुत समीप आ गई थी और उनके उन रूपों में साहित्य रचनाएं होने लगी थी। प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की परंपरा समाप्त होने और उनके लोक भाषा के सन्निकट आने से इस संधिकाल में प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की परंपरा समाप्त होने लगी और उनके लोक भाषा के सन्निकट आने से इस संधिकाल में कुछ जैन कवियों तथा बौद्ध नाथ सिद्धों के द्वारा साहित्य रचना हो रही थी।
सुविधा के लिए इस काल के कई काव्य ग्रंथों को कुछ बिंदुओं के आधार पर हम बांट कर देख सकते हैं। पहला, वीरगाथा काव्य, जिसके अंतर्गत हमें रासो काव्यधारा या रासो रचनाएं हमें प्रस्तुत होती हैं। दूसरा, अध्यात्म काव्यधारा, और तीसरा, फुटकर कवियों की रचनाएं। अब इन्हीं पर हम बात करते हैं। पहला, वीर काव्यधारा यानी रासो काव्यधारा। आज से लगभग 1 सहस्र वर्ष पूर्व हिंदी में वीर काव्य परंपरा का आविर्भाव हमें देखने को मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से वह हिंदू सम्राटों का युग था और उत्तर पश्चिमी सीमाओं में से मुसलमान जातियों के आक्रमण हो रहे थे। राष्ट्रीय चेतनाओं के जागरण और धार्मिक भावना से पुनरुत्थान के लिए इस काल की एक सामूहिक आवश्यकता वीर काव्य थी। इसीलिए इसके कवियों ने वीर गाथाएं लिखी और यही वीर काव्य रासो काव्य कहलाते हैं। 2 प्रकार के रासो ग्रंथ इस काल में लिखे गए। एक, जैन मतावलंबी धार्मिक प्रवृत्तियों नीतियों का विवेचन करने वाले रास काव्य, जिनका विवेचन जैन काव्यधारा के अंतर किया गया है। और दूसरे, वीर गाथात्मक साहित्य गुणों के भरपूर रासक काव्य। रासो काव्य धारा को समझने के लिए पहले रासो शब्द को समझ लेना आवश्यक होता है। रासो शब्द का संबंध विभिन्न विद्वानों ने रास, रसायन, रहस्य तथा रासक शब्द से जोड़ा है। वास्तव में रासो का अन्यार्थ रास्ता या झगड़ा, जो राजस्थानी में प्रयुक्त होता है, वह भी ग्रहणीय है, क्योंकि वास्तव में रासो ग्रंथ में वीर नायक की प्रस्तुति और के अतिरिक्त युद्धों का ही वर्णन, सांगोपांग वर्णन उसमें देखने को मिलता है। अतः कहा जा सकता है कि रासो काव्य प्रबंध काव्य का वह रूप है जिसमें किसी राजा को दूसरे राजा या सामंत से सकारण, युद्ध, नक्षिक वर्णन तथा प्रकृति चित्रण का सुंदर समावेश हो। इन वीर रासो काव्य ग्रंथों में निम्नलिखित ग्रंथ दृष्टव्य हैं। आदिकालीन वीर काव्य धारा के अंतर्गत सर्वप्रथम आदिकालीन वीर काव्य के अंतर्गत सर्वप्रथम खुमान रासो नामक काव्य कृति का उल्लेख किया जा सकता है। यह काव्य दलपति विजय नामक कवि द्वारा रचित है। ऐसा स्वीकार किया जाता है कि उस ग्रंथ की जो मूल प्रति उपलब्ध हुई है उसमें चित्तौड़ के द्वितीय खुमान के युद्धों का वर्णन है, जिसका समय 870 से 900 संवत के बीच माना गया है। इस कृति के विषय में हिंदी के साहित्यिक रचनाकारों में बड़ा मतभेद है और इसकी प्रामाणिकता के संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं, किंतु इतना सभी विद्वान स्वीकार करते हैं कि वीरगाथा की काव्य परंपरा के अंतर्गत यह कृति सर्वप्रथम उल्लेखनीय है और हिंदी साहित्य के इतिहास ऐतिहासिक महत्व है। इस कृति का ऐतिहासिक महत्व हमें देखने को मिलता है। वहीं दूसरा, बीसलदेव रासो, जो नरपति नालय के द्वारा लिखी गई, और तीसरा पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदाई द्वारा लिखी गई। तो चंद्रवरदाई की द्वारा लिखी गई पृथ्वीराज रासो यह एक बृहत प्रबंध काव्य माना जा सकता है। इसमें वीर भावों को बड़े सुंदर रूप में दिखाया गया है, किंतु इसमें जातीय भावना का वैसा वर्णन नहीं मिलता जैसे रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों में मिलता है। इस महाकाव्य में कल्पना की उड़ान तथा उक्तियों का चमत्कार खूब दिखाई देता है। इस महाकाव्य में 69 समय अर्थात सर्ग हैं। ग्रंथ की कथा वस्तु में अग्निकुल के राजपूतों की उत्पत्ति से लेकर मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक का समग्र जीवन का तथा ऐतिहासिक घटनाओं के साथ साथ तोमर, त्रोटक के साथ साथ पृथ्वीराज तथा जयचंद की शत्रुता तथा संयोगिता स्वयंवर का वर्णन है। इसमें छप्पे, कवित्व, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाथा और आर्य छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। पृथ्वीराज रासो को
रासों को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद मिलता है। रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि इसके अतिरिक्त तो और कुछ कहने की जगह ही नहीं मिलती, कि पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। दूसरे और इस ग्रंथ को प्रमाणिक सिद्ध करने के लिए भी अनेक मत प्रस्तुत किए गए, किंतु रासों की साहित्यिक गरिमा को सबने मुक्त कंठ से स्वीकार किया। रासों को चाहे सफल महाकाव्य कहा जाए या विशाल काव्य कहा जाए, इन दोनों रूपों में इसका साहित्यिक सौष्ठव अक्षुण्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिकालीन जो काव्य है किस प्रकार देखा जाता है। अच्छा, बात करते हैं अब पृथ्वीराज रासों के पश्चात। पृथ्वीराज रासों के पश्चात जयचंद प्रकाश की जो भट्ट केदार द्वारा लिखी गई काव्य कृति है। इसी के पश्चात जयमयंक जयचंद्रिका, वो भी इन्होंने लिखी। ठीक है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि वीर गाथात्मक रचनाएं आदिकालीन साहित्य में देखने को मिलती है। दूसरा है अध्यात्म काव्यधारा। आदिकाल में वैदिक संस्कृति का विघटन और पौराणिक तथा सांस्कृतिक चेतना का विकास देखने को मिलता है। बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि दोनों अपने स्वतंत्र एवं सांप्रदायिक रूप से होकर एक सामान्य भक्ति मार्गी आंदोलन में रूपांतरित हो गए। मध्यकाल में कई सुधारवादी चक्र गतिशील रहे हैं। प्रथम चक्र है शंकराचार्य द्वारा परिवर्तित सुधारवाद और राजपूती पुनर्जागरण। दूसरा वज्रयानी सुधारवाद और पालों का सांस्कृतिक अभियान। और तीसरा है रामानंदी सुधारवाद और पठान मुगल संस्कृति। इन चक्रों में भारतीय संस्कृति का अनुरूप नव निर्माण एवं विकास दिखाई देता है। इन चक्रों के मूल में राजमार्गी लोक चेतना का तंत्र आधारित समुन्नयन है। प्रवर्ती काल में स्फुट रूप से उभरकर आने वाली भक्ति की विभिन्न धाराएं यहाँ आकर ग्रहण कर ली जाती हैं, जिनमें जैन काव्यधारा, नाथ काव्यधारा, संत काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा और राम काव्यधारा के अंतर्गत हम बात कर सकते हैं। तो काव्यधारा को लेकर के जब हम बात करते हैं तो आदिकालीन जो साहित्य है उसकी हमें प्रधानता देखने को मिलती है। चलिए अब बात करते हैं जो फुटकर कवियों की रचनाएं, जिनमें अमीर खुसरो, विद्यापति आदि को हम लेकर के बात कर सकते हैं। कवि अमीर खुसरो का रचना काल 1283 ईस्वी के आसपास माना जा सकता है। इनकी हिंदी रचनाओं में दिल्ली के आसपास की खड़ी बोली का रूप दिखाई देता है, जिसमें ब्रज भाषा की और कुछ झुकाव मालूम होता है। इन्होंने बोलचाल की भाषा को अपनाकर पहेलियां तथा मुकरियों की रचना की है, जो बहुत ही लोकप्रिय हुई। उनकी मुकरी के एक उदाहरण के रूप में हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जब मेरे मंदिर में आवे, सोती मुझको आन जगावे, पढ़न लगे वह विरह के अक्षर, ऐ सखी साजन न सखी मच्छर। एक उदाहरण के रूप में इन्होंने कहा कि जब मेरे मंदिर में आवे, सोती मुझको आन जगावे, पढ़न लगे वह विरह के अक्षर, न सखी साजन न सखी मच्छर। तो ये एक उक्ति उन्होंने कही, एक मुकरी इन्होंने कही, तो इसका यहाँ पर बहुत अच्छा उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा विद्यापति, आदिकाल के एक प्रमुख कवि के रूप में हम विद्यापति को मान सकते हैं। ये अभिनय जयदेव और मैथिल कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इन्होंने अवहट और मैथिली बोली में काव्य रचना की है। इनकी अवहट भाषा में रचित कीर्तिलता का हिंदी साहित्य में विशेष स्थान है। अवहट भाषा में ही रचित उनका दूसरा ग्रंथ कीर्तिलता है। कीर्तिलता का रचना काल 1402 ईस्वी माना गया है। इसमें मिथिला के राजा कीर्ति सिंह के राज्य प्राप्ति उपक्रम तथा उनके युद्ध वर्णनों का वर्णन देखने को मिलता है। वहीं जब हम बात करते हैं उनकी अन्य कृति कीर्ति पताका, तो कीर्ति पताका भी इसी क्षेत्र के रूप में हमें देखने को मिलती है। बात करते हैं अब आदिकालीन काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर, यानी उनकी विशेषता। काव्य रूप, रूढ़ि, विचार और शैली। आदिकाल के उस काव्य ने
जो जैन संतों, बौद्ध एवं नाथपंथी सिद्धों द्वारा रचित है, अपने परवर्ती साहित्य को अपनी कई विशेषताओं से प्रभावित किया। जैन कवियों के काव्य रूपों, काव्य रूढ़ियों तथा काव्य रूढ़ियों में भक्तिकालीन काव्य को विशेषतः प्रभावित किया। बौद्ध और नाथपंथी सिद्धों के काव्य ने अपने विचार तत्व की ही छाप संत काव्य पर न छोड़ी, वरन उसकी काव्य शैली को भी प्रभावित किया। निर्गुणवादी संतों की वाणियों पर बौद्ध धर्म के अंतिम सिद्धों और नाथपंथी योगियों के पदों का सीधा प्रभाव दिखाई देता है। वैसे ही पद, वैसी ही रागनियां, वैसे ही दोहे, वैसे ही चौपाइयां कबीर आदि संतों ने विवृत की हैं, जैसे उक्त मतों में मानने वाले उनके परवर्ती संतों आदि ने की। क्या भाव, क्या भाषा, क्या अलंकार, क्या छंद, क्या पारिभाषिक शब्द, सर्वत्र ही वे कबीरदास के मार्गदर्शक माने जा सकते। कबीर में जो खंडात्मक प्रवृत्ति है, जो अखंडता है, गुरु के प्रति जो प्रतिष्ठा भाव है, वह सब सिद्धों की विरासत है। कबीर का जाति पाति विरोध भाव भी बहुत कुछ सरहपा द्वारा इस भाव से समादृत है। सिद्ध साहित्य ने एक अन्य प्रकार के प्रवर्ती कवियों को प्रभावित किया। उनके द्वारा लिखे गए गूढ़ अर्थ गर्भित प्रतीकात्मक पदों, जिन्हें उलटबासियां कहा गया, की शैली को प्रवर्ती चंद्रवरदाई, कबीर और सूरदास ने अपने दृष्टिकोण में अपनाया। श्री राहुल संस्कृतियायन और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वीकार किया है कि संत कवियों के उलटवासियों पर सिद्धों का प्रभाव देखने को मिलता है। कबीर आदि साधकों ने नाथपंथियों सहज यानियों के बहुत से शब्द, पद और दोहे ज्यों के त्यों स्वीकार कर लिए। अच्छा, वीरों की गाथाएं, जो दूसरा इसमें हम बिंदु मानते हैं। इस काल में वीर गाथात्मक रचनाएं प्रचुर मात्रा में देखने को मिली है। इस काल के अनेक रचयिता राजाओं के आश्रय में रहते थे। अपने आश्रयदाता राजाओं के शौर्य की प्रशंसा बढ़ा चढ़ाकर करना उनकी प्रमुख विशेषता थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस काल की जनता भी ऐसी कहानियां कहने और सुनने के अधिक रस लेती थी। तत्कालीन राजाओं में शौर्य का अभाव भी नहीं था, इसीलिए उनकी वीरताओं का काव्य का विषय बनाना स्वाभाविक था। पृथ्वीराज रासो में चंद्रदाई ने पृथ्वीराज की वीरता और शौर्य का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। कुमान रासो, परमाल रासो, विशल देव रासो आदि में भी इस तरह के वर्णन मिलते हैं। परमाल रासो, जिसका विकसित रूप आलय, जो आलेखंड के नाम से प्रस्तुत है, आज भी गांवों में बड़े उत्साह के साथ गाया सुनाया जाता है। इस काव्य में आलय और उदल की जो वीरता है, वो उनके जो कारनामे हैं, उनको भरपूर मनोरंजन के रूप में पढ़ा और सुना जाता है। अब तीसरा बिंदु है यहाँ पर वीर रस की प्रधानता। जैसा कि ऊपर कहा कि इस काल में वीरों की जो प्रधानता है वो बहुत है, वीर राजाओं की प्रधानता बहुत है, तो उन्हीं की वीर प्रशंसा के आधार पर ही यहाँ पर वीर रस की प्रधानता देखने को मिलती है। इस काल की अधिकांश रचनाओं में वीर रस की अभिव्यक्ति हुई है। वीरों के उत्साह, शौर्य, साहस, धैर्य आदि के वर्णन ऐसी ओजस्वी भाषा में हुए हैं जो सहज ही वीर रस की अनुभूति कराते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में, छूटी अखी पट्टी मानो अग्नि सूरम, गिरे कार्यम सूर बुद्धे न सूरम, लियम हथम करवाए भंजे कपार, लियम जोगिनी पव किए डकार। अर्थात पृथ्वीराज के मंत्री कन चौहान की आंखों पर बंधी पट्टी पर युद्ध क्षेत्र में खुली, तब लगा मानो सूर्य उदय हो गया हो। उनकी वीरता के आतंक से कायर गिर पड़े और कन्हे के साथ ही सूरवीर सैनिक ओज से भर उठे।
वे अपने हाथ में तलवार लेकर शत्रुओं के सिर काटने लगे। मारे गए सैनिकों के रक्त से खप्पर भर भर कर योगिनी पीने लगी और तृप्ति सूचक डकार लेने लगी। अनेकानेक युद्धों के कारणों वीरों के लिए युद्ध क्षेत्रों में उत्साह देखने में अवसर आते ही रहते हैं। कवियों ने जहाँ जहाँ उनके उत्साह का चित्रण किया, वहाँ वहाँ वीरस प्रकट होता गया। इस काल में वीरस की प्रधानता इसलिए सुंदर और सुस्पष्ट देखने को मिलती है। वहीं युद्धों का सजीव वर्णन, युद्धों के सजीव वर्णन के अंतर्गत बहुत से युद्ध यहाँ पर राजाओं के द्वारा लड़े गए। एक दूसरे राज्य के जो राजा थे, जो शासक वर्ग थे, वो एक दूसरे से लड़ने लगे, और जो अन्य जो शासक थे, विदेशी शासक थे, वो भी अब कहीं ना कहीं यहाँ पर युद्ध करने लगे इन राजाओं से। तो जो पूरा वर्णन था, पूरा जो उस समय पूरा वर्णन देखने को मिल जाता है, वो युद्धों का रूप में हमें मिलता है। बहुत से युद्ध वहाँ पर हुए। वहीं श्रृंगार रस का वर्णन आदिकाल की एक प्रवृत्ति है, वीरस के साथ श्रृंगार रस का संयोग। इन रचनाओं में वीरस के वर्णन तो है ही, इनके साथ श्रृंगार रस की भी अभिव्यंजना भी स्थल स्थल पर मिलती है। इस काल में युद्धों का एक कारण प्राय कोई सुंदर कन्या हुआ करती थी। ऐसा होता था कि राजा किसी दूत के मुख से किसी स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा, उसके अंग प्रत्यंग की शोभा का वर्णन सुनता था। यह वर्णन श्रृंगारिक होता था। स्त्री की प्राप्ति न होने पर राजा उसके विरह में दिग्ध रहता था। युद्ध में जीती हुई महिलाओं के साथ राजाओं के भोग विलास के चित्र भी इन काव्यों में खींचे गए हैं। ये सभी प्रसंग श्रृंगार रस के देखने को मिलते हैं, और ऐसे प्रसंग वीर गाथा काव्यों में बहुत मिलते हैं। इन वर्णनों में अनेक स्थल ऐसे हैं जहाँ वीररस और श्रृंगार रस की कुशलता के साथ मिले हुए पाए जाते हैं। वीरता और श्रृंगारिकता का ऐसा अद्भुत मेल इस काल की उल्लेखनीय विशेषता देखने को मिलता है। प्रकृति चित्रण, इस काल में प्रकृति चित्रण यदा कदा देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी जब युद्धों का वर्णन मिलता है, युद्ध जहाँ जिस क्षेत्र में होते हैं, जिस स्थल पर देखने को मिलते हैं, उनके आसपास की जो छटा है, वो आसपास का जो वर्णन है, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के रूप में भी देखने को मिलता है। जैसे कहीं नदी है, पर्वत है, वृक्ष है आदि, बहुत से आलम्बन रूप में हमें, आलम्बन या उद्दीपन रूप में देखने को मिलते रहते हैं। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा तथा राष्ट्रीय का अभाव, इन कवियों में देखा गया कि आदिकालीन कवियों में बहुत से कवियों ने आश्रयदाताओं, जो उनके राजा थे, वहीं पर अपना आश्रय बनाया हुआ था, वही उनके आश्रयदाता थे, और उन्हीं की प्रशंसा करना, उनको एक गुणगान करना उनका पहला प्रथम कार्य बन गया, और वो इन्हीं के आधार पर उनकी प्रशंसा करने लगे, और कोई अन्य उनका कार्य नहीं रह गया। वहीं नेक्स्ट जो अगली बिंदु है, वो है जनजीवन से संपर्क का अभाव। अब इन राजाओं में जहाँ श्रृंगार वर्णन मिलता है, जहाँ नारियों स्त्रियों के प्रति उनका रूप मिलता है, तो ऐसी स्थिति में जो जन सामान्य है, उनसे राजाओं का अभाव देखने को मिलता है। राजा, अब जो आम जनता है, जनजीवन है, उनसे उनका संपर्क कहीं ना कहीं टूट गया। ऐसे ऐतिहासिक असंगतियां मिलती हैं, अतिशोक्तिपूर्ण बहुत सारे वर्णन मिलते हैं कि राजाओं ने इतने हाथियों का उनमें एक एक हाथ में उनका इतना शौर्य था, इतने हाथी को एक साथ उठा लेते थे। ये वो रासो ग्रंथों की प्रचुरता मिलती है, बहुत सारे रासो ग्रंथ मिलते हैं, जैसे ऊपर मैं अभी वर्णन किया है। भाषा की बात करें तो इस काल में 5 भाषाओं की रचना प्राप्त होती है। इसमें अपभ्रंश है, डिंगल है, पिंगल है, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा और मैथिली भाषा प्रचार रूप में मिलती है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि आदिकालीन जो साहित्य है, वह प्रचुर रूप में हमारे सामने उपलब्ध होता है। तो आशा करता हूं कि आज की जो आदिकालीन साहित्य है, या हिंदी के साहित्य के इतिहास के बारे में जो भी हमने आज चर्चा की है, उस पर पूर्ण रूप से आपको कहीं ना कहीं उसका लाभ प्राप्त होगा।
क्योंकि पूर्ण विस्तारित रूप में हमने साहित्य इतिहास की संक्षिप्त रूप में वर्णन करने के साथ साथ आदिकालीन साहित्य पर हमने विस्तारित रूप से चर्चा की, और इसी के अंतर्गत हमने बहुत से बिंदुओं पर चर्चा की, जिनके अंतर्गत कुछ प्रवृत्तियां, परिस्थितियां, और जिनके आधार पर इस युग का नामकरण, इस युग की प्रवृत्तियों के आधार पर जो रचनाएं रची गई, और रचनाओं के आधार पर या राजाओं की प्रशंसा प्रशस्ति के आधार पर, या जो विदेशी शासक थे उनके आक्रमणों, या भिन्न भिन्न जो अलग अलग शासक थे उनकी अलग अलग राज्यों में होने वाले मनमुटाव के आधार पर युद्धों का वर्णन, इन सब के आधार पर हम आदिकालीन साहित्य को जांचते और परखते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको आदिकालीन साहित्य की जो जानकारी है वो पूर्ण रूप से प्राप्त